हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज हम इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया और 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया जो चैप्टर है उसका पार्ट 3 आपको पढ़ाने आया हूँ। इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इस चैप्टर से आते हैं और जो थोड़े हॉट क्वेश्चन के रूप में कहे जा सकते हैं। आइए दोस्तों, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये बनता है इस चैप्टर का हॉट क्वेश्चन के रूप में। वाई डिड इंडिया ऑप्ट फॉर प्लानिंग और 5 ईयर प्लान्स, यानी हमारे देश इंडिया भारत ने जो है वो इकोनॉमिक प्लानिंग या 5 ईयर प्लान को क्यों चुना। क्यों इंडिया ने अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने विकास के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग या 5 ईयर प्लान का सहारा लिया। तो दोस्तों आइए इसका आंसर आप समझते हैं। देखिए दोस्तों, आंसर में क्या लिखा है कि इंडियन इकोनॉमी वाज वेरी बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट बिफोर 1947, यानी 1947 यानी इंडिपेंडेंस से पहले हमारी जो इकोनॉमी थी बहुत ही बैकवर्ड बना दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, और ये स्टैग्नेंट बन चुकी थी। दोस्तों, स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब होता है ए इकोनॉमी वेयर देयर इज़ नो ग्रोथ और द रेट ऑफ ग्रोथ इज़ वेरी लो। तो हमारी इकोनॉमी बहुत ही बैकवर्ड और स्टैग्नेंट इकोनॉमी हो चुकी थी। और उस टाइम पे 1947 और उससे पहले जो हमारे देश की जो इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्टिविटी, ये सभी के सभी बहुत कम थे। हम ये इन सभी का स्तर जो है बहुत ही नीचे था। और हमारी इकोनॉमी इतनी पीछे जा चुकी थी कि इसको, अगर इस इकोनॉमी का विकास करना था, इसको आगे लेके जाना है हमको, तो हम मार्केट फोर्सेस या डिमांड सप्लाई पर डिपेंड नहीं रह सकते थे। तो इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए था जो प्राइवेट सेक्टर उस टाइम पे नहीं कर पाता। तो इसलिए गवर्नमेंट को आगे आना पड़ा, और क्योंकि एक बहुत ज़्यादा बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी इकोनॉमी को, देश को उस बैकवर्डनेस से उभारने के लिए। क्योंकि अगर हम डेवलपमेंट करते हैं तो मैं रोड, मतलब ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, स्कूल, हॉस्पिटल्स, रोड्स जो भी है, उन काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी चीज़ों का डेवलपमेंट करना पड़ता, और ये इतना सारा पैसा केवल गवर्नमेंट ही लगा सकती थी। तो ए बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। तो इस बैकवर्डनेस के विशियस सर्किल, इस जहरीले चक्र को तोड़ने के लिए हमारे देश ने इकोनॉमिक प्लानिंग का सहारा लिया, इकोनॉमिक प्लान्स बनाए, 5 ईयर्स प्लान्स बनाए, और उसके द्वारा हमारे देश को विकसित करने की कोशिश की। इसीलिए हमारे देश ने जो है वो इकोनॉमिक प्लानिंग को अपनाया। आइए दोस्तों, क्वेश्चन अगला करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आता है इसमें, वाई शुड इकोनॉमिक प्लान्स हैव गोल्स। जो भी इकोनॉमिक प्लान्स होते हैं, जो भी 5 ईयर्स प्लान्स होते हैं, उन सबके ऑब्जेक्टिव या गोल क्यों होते हैं। जैसे पहला जो 5 ईयर प्लान था उसका ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करना था। दूसरा जो 5 ईयर प्लान था उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट करना था। तो क्वेश्चन यही बनता है कि भाई जो प्लान्स बनते हैं, जो इकोनॉमिक प्लान्स बनते हैं, उनके गोल्स या ऑब्जेक्टिव क्यों होने चाहिए। तो देखिए आंसर, देखिए इसका आप नोट कर लीजिएगा ज़रूर इनको। विदाउट गोल्स देयर इज़ नो प्लानिंग, यानी अगर ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया जाए या टारगेट सेट नहीं किए जाएँ तो कोई प्लानिंग हो ही नहीं सकती। इन फैक्ट प्लानिंग इज़ डिफाइंड एज ए स्ट्रेटेजी that defines how to allocate the country's scarce resources to different uses with a view to achieving a given set of goals। यानी प्लानिंग जो होती है वो एक ऐसी स्ट्रेटेजी होती है जिसमें देश के सीमित साधनों को इस प्रकार से यूज़ किया जाता है कि अधिक से अधिक जो गोल्स है वो अचीव किया जा सके, अधिक से अधिक जो है टारगेट उनको पूरा किया जा सके। एंड दीज गोल्स ऑफर रिलेटेड टू ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस। ठीक है दोस्तों, आइए आगे करते हैं। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 4 मार्क्स आएगा, एनुअल में आ सकता है। डज मॉडर्नाइजेशन एज ए प्लानिंग ऑब्जेक्टिव क्रिएट कॉन्ट्राडिक्शन इन द लाइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एक्सप्लेन। यानी जो मॉडर्नाइजेशन, अगर हम इकोनॉमिक प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव के रूप में देखें, तो जो मॉडर्नाइजेशन, जो आधुनिकीकरण का जो ऑब्जेक्टिव है हमारा,
वो कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर। यानी अगर आप मॉडर्नाइजेशन करोगे तो इस पे हमारे देश के एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, बेरोजगारी बढ़ सकती है। तो क्या ये कथन सही है या गलत है, आओ इस पे चर्चा करते हैं। तो देखिए इसका आंसर है नो, मॉडर्नाइजेशन एज ए प्लानिंग ऑब्जेक्टिव डज नॉट क्रिएट कॉन्ट्राडिक्शन इन द लाइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। यानी मॉडर्नाइजेशन जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से कोई कॉन्ट्राडिक्शन या भेदभाव पैदा नहीं करता है, ना ही कोई इसमें एम्प्लॉयमेंट में कमी करके बेरोजगारी फैलाता है। इनफैक्ट बोथ मॉडर्नाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एज ए गोल और ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक प्लानिंग आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। यानी ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, एक दूसरे के अपोजिट नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। मॉडर्नाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कॉम्प्लीमेंट्री है, एक साथ चलते हैं। कैसे देखिए, मॉडर्नाइजेशन मीनिंग क्या होता है? एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। और एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया जो पहले से ही डेवलप्ड कंट्रीज़ है, जैसे अमेरिका है, यूरोपियन कंट्रीज़ है, जापान वगैरह है, हम लोग इन लोगों से टेक्नोलॉजी या तकनीक या मशीनें ख़रीदते हैं, ठीक है। तो इसे मॉडर्नाइजेशन कहते हैं, हम न्यू टेक्निक को अपनाते हैं। तो क्या होगा? इट इम्प्लाइज इंक्रीज़ इन प्रोडक्टिविटी। अगर हम मॉडर्नाइजेशन या न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, नई मशीनों का उपयोग करेंगे, तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारा प्रोडक्शन और इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड राइज होगी। जितनी ज़्यादा इनकम बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा देश के अंदर डिमांड होगी गुड्स एंड सर्विसेज की। और इस बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ता है। भाई डिमांड ज़्यादा है तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ता है तो नई फैक्ट्रियाँ लगेगी और नए लेबर्स को रोज़गार मिलता है, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। यानी कह सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है, एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लेते हैं एक और टॉपिक लेते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, फोर्थ कुछ पॉइंट बार बार रिपीट होगा ये, व्हाट इज़ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन? आयात प्रतिस्थापन किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका मतलब होता है it refers to the production of those goods and commodities in the domestic country which we have to import from foreign countries। यानी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जिन वस्तुओं का हमें विदेशों से, फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट करना पड़ता है, ख़रीदना पड़ता है, तो उनका इंपोर्ट वहाँ से बंद कर दिया जाए, और उन गुड्स का जो हमें वस्तुएं चाहिए उनका प्रोडक्शन खुद के देश में ही, डोमेस्टिक कंट्री में ही शुरू कर दिया जाए, तो इसे बोलते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। उसका दोस्त आता है, एक क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूँ, होमवर्क इस पे वर्क कीजिए आप पुराने वीडियोस चेक करेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसका ज़रूर आंसर देखें, बिकॉज़ ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बार बार रिपीट होता है। तो क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ एन इकोनॉमी। यानी इकोनॉमी जो होती है, अर्थव्यवस्था, इसकी डेफिनेशन क्या है और ये कितने प्रकार की होती है, इसका आपको आंसर ढूंढ के रखना है, क्योंकि आगे जो हम चैप्टर करेंगे उसमें ये चीज़ें बहुत काम में आने वाली है। सो कोई भी आपको टॉपिक वगैरह मुझसे डाउट वगैरह पूछने तो दोस्तों कमेंट करके पूछेगा। थैंक यू सो मच।